चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ हैं काशिफ नसीर, और ये जो हैं वैसे तो उनका तारुफ काफ़ी अरसे से हम एक दूसरे से मुंसलिक हैं। मशहूर ज़ुबैर भाई, आपको ही बता रहा हूँ कि ब्लॉगर हैं, बड़े पुराने ब्लॉगर हैं, और बड़ा इनका मैंने ब्लॉग्स वगैरह पढ़े हैं इनके, बड़े दिलों को क्या कहते हैं, रूह को गरमाने वाले ब्लॉग्स हुआ करते थे इनके। तो अभी ये इस दफ़ा बल्दियाती इलेक्शन में जमात इस्लामी की तरफ से खड़े हुए हैं एज़ ए वाइस प्रेसिडेंट। हाँ, क्या खड़े हुए हैं काशिफ भाई? जी, मैं यूसी 1 नॉर्थ कराची से वाइस चेयरमैन का कैंडिडेट हूँ जमात वाइस इस्लाम की तरफ से। चेयरमैन। तो हमारे साथ ज़ुहैब साहब हैं और मैं खुद हूँ, तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। इसी बल्दियाती इलेक्शन पे हम रहते हैं। तो एक सवाल मैंने अभी ज़ुहैब भाई इजाज़त है मैं कर लूँ एक सवाल, फिर उसके बाद फिर आपकी जी, जी, तरफ बिल्कुल। है? जी, बिल्कुल। पहला सवाल तो काशिफ भाई हमारा आपसे यही है कि बड़ा अच्छा लग रहा है इस दफ़ा की जमात इस्लामी का बड़ा एक मुनज़्ज़म काम दिख रहा है, और हाफ़िज़ नईम साहब की जो उनकी पर्सनैलिटी है, वो काफ़ी सामने आई है, और लगता है कि इस दफ़ा कुछ वो कर पाएँगे और हो जाएगा। लेकिन जो मेरा जो मेन कंसर्न है वो ये है कि फ़र्ज़ करें जमात इस्लामी जीत जाती है, और इसकी क्या प्लानिंग की है आपने? फ़र्ज़ करें जमात इस्लामी जीत जाती है, तो सूबे में है पीपल्स पार्टी और वफाक में है नून लीग। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये आपको काम करने देंगे और आप काम कर पाएँगे वो जो कि आप चाहते हैं? और दूसरा ये कि जैसे ही आप जीतेंगे, अगले दिन से लोग जो है ना एक्सपेक्टेशन लगा लेंगे अपनी हाफ़िज़ नईम के साथ कि जनाब ये अब आप कुछ करेंगे। तो सूबा भी आपको पकड़ लेगा और वफाक भी आपको पकड़ लेगा, तो फिर आप काम कैसे कर पाएँगे? जी, बिल्कुल ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है अब तक। हम जब भी डोर टू डोर जाएँ या दोस्तों से बात करें या कहीं भी जो है इस हवाले से बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से डिस्कशन होती है, तो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला सवाल यही है कि आप जीत जाते हैं तो इख्तियारात तो आपके पास होंगे नहीं, और मरकज़ में जो है वो जो भी पार्टी हो, सूबे में पीपल्स पार्टी होगी, और 18वीं तरमीम के बाद आपके पास तो और जो नया बल्दियाती कानून है उसके तहत आपके पास कोई इख्तियारात नहीं होंगे। और नेमतुल्लाह खान साहब के ज़माने में तो बहुत सारे इख्तियारात थे। तो उस वक़्त ठीक है आपने परफ़ॉर्म कर लिया, आज तो आपके पास कोई इख्तियारात नहीं है। तो इसके हवाले से हम जो बात कर रहे हैं वो बहुत क्लियर है। उसमें ये है कि देखें, जो इख्तियारात जमात के पास होंगे, वो इख्तियारात जो है वो हम उन इख्तियारात के अंदर जो है किसी भी किस्म की जो है वो वो नहीं करेंगे कि वो इख्तियारात हैं लेकिन हम काम नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पर मैं आपको बात कर लेता हूँ कि एक यूसी है, एक यूनियन काउंसिल कराची में 247 यूनियन काउंसिल्स हैं। तो एक यूसी के अंदर जो है वो 8 से 10 जो स्वीपर्स हैं वो एम्प्लॉयड होते हैं, और उनकी तनख्वाहें आ रही होती हैं। ठीक है, मशीनरीज़ मौजूद होती हैं यूसी के अंदर, ठीक है? और इसी तरह और जो दूसरे बल्दियात के हवाले से जो महकमे हैं, वो फंक्शनल हैं, उनके पास जो है मुलाज़मीन भी हैं, उनके पास तनख्वाहें भी आ रही हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आपको याद हो कि आपके बचपन में हर हफ्ते या 15 दिन पे गटर खुलते थे, ठीक है? और वो साफ़ होते थे। अब जो है जब तक वो भर ना जाए और मोहल्ले वाले जो है ज़बरदस्ती किसी को लेकर ना आए, वो प्राइवेटली वो भंगी आपको अवेलेबल होता है, 1500 2-2 हज़ार रुपए लेता है। वही भंगी जो सरकारी भंगी होता है, और वो काम कर रहा होता है, लेकिन जो है वो यूसी की तरफ से नहीं आ रहा होता। यानी अमला मौजूद है, इसके बावजूद काम नहीं हो रहा। तो 3 चीज़ें तो हम इंश्योर करेंगे, जो कि हम हमारे पास इख्तियार भी होगा, और हम उस इख्तियार जो हमारे पास नहीं, जहाँ पर हम रुकेंगे, वहाँ वो छीनेंगे। वो 3 चीज़ें क्या हैं? जीतने के बाद सबसे पहला काम सफाई के हवाले से है। यानी जो शहर के इस वक़्त जो गलाज़त, जो कचरा, ये सारी चीज़ें जो इस वक़्त हैं, उसमें जो इमरजेंसी की सिचुएशन है, जो बल्दियात कर सकती है, वो सफाई के हवाले से है। इमरजेंसी बुनियादों पर शहर को साफ करना, कचरा उठाना। अच्छा, इसमें आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बता दूँ कि पूरे कराची में कचरे उठाने का जो है सिस्टम यूसीज़ के तहत इस वक़्त भी चल रहा है। यानी अगर आप मालूम करें, मुख्तलिफ इलाकों में तो 200 से लेके ₹500 तक जो है कचरे वाले आके लेके जाते हैं, और वो कचरे उठाते हैं। फिर वो कचरा उठा के फिर कहीं फेंक देते हैं। यानी वो जो है जहाँ जाना चाहिए वहाँ जाने के बजाय वो उसी यूसीज़ में आपके घर के पास उठा के आपके घर के करीब किसी मरकज़ी शाहराह पे वो जाके फेंक देते हैं। फिर वो वहाँ से उठता नहीं। ये एक यूसी के अंदर 50 लाख से जो है वो 1 करोड़ रुपए तक के ठेके दिए हुए हैं। यानी अगर आप इसकी कलेक्शन करें तो ये मुख्तलिफ लोगों को ठेके पे दिए हुए हैं, तो
कि 200 के हिसाब से अगर 3000 घर हैं, 4000 घर हैं, तो 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए की कलेक्शन होती है और यूसी ने ये ठेका दिया हुआ होता है 50 लाख के करीब का। तो 50 लाख रुपए तो यूसी के पास आ ही रहे होते हैं और इसके अलावा ये कचरा भी उठ रहा होता है। लेकिन क्योंकि उनको आप यूसी वाले जो है वो देखते नहीं है, उनके साथ जो उनकी मिलीभगत होती है, जो अमला होता है वो नाअहल होता है, उनको अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास नहीं होता, इसलिए ये कचरा उठता भी है और वो वापस जो है वो सड़क पे पड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये बुनियादी काम जो है बल्दियात बहुत ये सारी काम हो चीज़ें गया। कर सकती है। एक चीज़ तो ठीक है। है। दूसरा गटर के हवाले से कि सीवरेज के हवाले से सिस्टम मौजूद है, ठीक है? लेकिन जो है वो सिस्टम इनएक्टिव नहीं है, भंगी मौजूद है, मशीनरी मौजूद है। तीसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं और जिस पे हम रोना गाना नहीं कर सकते, वो है पानी के हवाले से। वाटर बोर्ड जो है वो एमडी जो है वो मेयर के अंदर आ चुका है और जिस हाफिज़ नईम का भी वादा है और हम भी जो इस बात को जो है वो इंश्योर करेंगे कि जहाँ भी लाइन मौजूद है वहाँ पानी आए। पानी का इस वक़्त शहर में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 3 काम भी हम फौरी तौर पर अगर कर लेते हैं, तो मैंने ये देखा है कि हमारे शहर के लोग और हमारे मुल्क के लोग इस हवाले से बड़े अच्छे हैं कि इनको थोड़ा-सा काम भी मिल जाए तो ये जो है वो खुश हो उसको जाते हैं, जो है एक्नॉलेज खुश हो करते जाते हैं। नेमतुल्लाह खान साहब ने शहर को पेरिस नहीं बना दिया था, ठीक है? बहुत सी कमी-पेशी थी उसके अंदर भी। लेकिन जो काम किया उन्होंने आज भी वो शहर एक्नॉलेज करता है उस काम को। तो अगर जो हम मैं आपको जो बता रहा हूँ ये सिर्फ़ 3 ये काम भी फौरी तौर पे हो गए, तो शहर के लोग इसको एक्नॉलेज करेंगे और हम इन बहुत बड़ा 3 काम शहर की को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। शहर को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। और इससे एक जुड़ता हुआ एक सवाल ज़रूर है, लेकिन मैं पहले चाहूँगा कि ज़ुहैब साहब अपनी कोई इनपुट दें, कोई सवाल अगर सवाल जो आपके हैं, प्लीज़। जी ज़ुहैब भाई। काशिफ भाई, इस मरतबा जो जमात इस्लामी की जो स्ट्रेटजी है इलेक्शन के हवाले से वो काफी डायनामिक है। यानी पहली मरतबा आप ब्लॉगर के पास जा रहे हैं जो वीलॉग करते हैं और मीडिया में काफी इन है, तो आप और ग्राउंड में कंपटीशन भी हमको वैसा नजर नहीं आ रहा। तो आपका इलेक्शन में मेरा जनरल सवाल है कि इलेक्शन माहौल कैसा है? यानी आपको बिल्कुल, यानी अगर इमरान खान साहब नहीं आते कराची में तो क्या आपके पास कंपटीशन है भी या बस आप फ्री राइडर्स मतलब जीत रहे हैं? देखिए बहरहाल आप इलेक्शन में जब जाते हैं और बाकी लोग भी जो है वो पुरानी पार्टियां हैं, जीतती रही हैं, उनके पास जो है रियासती मशीनरियाँ भी हैं, तो ऐसा नहीं होता कि जो है कोई भी पार्टी उसके लिए बिल्कुल ओपन ग्राउंड हो। लेकिन जब 2 चीज़ें जो इस वक़्त जमात का जो सबसे अच्छा सिलसिला जो हुआ कि जमात ने बहुत अरसे बाद इत्तेहादी सियासत से और इन सब चीज़ों से अपनी जान छुड़ाई और अपने निशान और अपने परचम के तहत जो है वो 1970 के बाद जो है वो इलेक्शन का सिलसिला 2013 से शुरू हुआ, फिर वो बीच में एमएमए दोबारा आ गई। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वो दोबारा मामला जो है, वो सिलसिला शुरू हुआ कि इत्तेहादी सियासत से निकल के जमात जो है वो अपनी आइडेंटिटी के साथ मैदान में है। तो जब जमात अपनी आइडेंटिटी के साथ मैदान में आती है तो वो एक जो है वो पूरे तरीके से काम कर सकती है। जब मिसाल के तौर पर 2018 के इलेक्शन में जब एमएमए के साथ अलायंस था, तो वो एमएमए के साथ अलायंस होने की वजह से वो बहुत सारे बैरियर्स भी थे। फिर कराची के अंदर जो है वो जो माइंडसेट है मौलाना के हवाले से वो सारी चीज़ें बैरियर्स थी। नहीं, लोगों लेकिन जब को जो मौला आपके जो जेन्युइन वर्कर हैं, उनको काफ़ी सारे एतराज़ात थे कि इनसे क्यों मिल गए, इनसे क्यों मिल गए, ऐसा था। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल जी, जी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर न 2000 पिछला जो बल्दियाती इलेक्शन है वो हम पीटीआई के साथ इत्तेहाद में चले गए थे, तो कहीं बल्ले पे लड़ रहे थे, कहीं जो है तराजू पे लड़ रहे थे। तो जो जमात का वर्कर है वो सबसे ज़्यादा जो इस हवाले से खुश है कि हम अपने निशान के तहत जो है वो बल्दियाती इलेक्शन में जा रहे हैं। और मेरे ख़्याल से एक तवील अरसे के बाद जो है जमात अपने निशान के तहत शायद 70s में जो है वो अपने निशान के तहत बल्दियाती इलेक्शन लड़ी हो। उसके बाद फिर गैर जमाती इलेक्शन हुए, इत्तेहादी सिलसिले चल गए, तो जमात अपने निशान पे इलेक्शन लड़ रही है। दूसरी चीज़ हाफ़िज़ नईम की पर्सनैलिटी है जो जमात इस्लामी के अंदर बहुत जो है वाज़े तौर पर अब जो है उभर के सामने आई है। एक बहुत मुतहरिक शख्सियत है और एक कबूल आम शख्सियत है जो जमात इस्लामी को जो है कि एक उभरती हुई जो है वो एक ऐसी शख्सियत है जिसको आवाम कबूल कर रही है और जिनके अंदर अपने अंदर जो है वो एक करिश्मा है जो आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। और लोग जो हैं वो पिछले 5-6 साल का जो उनका काम है क्योंकि अब अगर जमात अभी बात करती है कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ, अभी बात करती है नादरा के खिलाफ, अभी बात करती है कराची के हालात के खिलाफ, तो ये नहीं कह सकता कोई कि ये इलेक्शन के दिनों में आ गए हैं और कोई इंतखाबी इनका नहीं, नहीं, एजेंडा नहीं। है। ठीक है।
ये सिलसिला मुसलसल हाफिज नईम लेके चल रहे हैं 4-5-6 साल से, जब से वो अमीर बने 2013 के इलेक्शन के बाद से। तो वो सारी चीजें, और फिर जमात का सोशल मीडिया का इस वक्त जो कराची जमात का सोशल मीडिया का जो चैप्टर है, वो जो है बहुत पॉजिटिव। इस वक्त सलमान भाई को मैं इस पे क्रेडिट दूंगा कि वो जिस तरह से इस वक्त क्रिएटिव और प्रोफेशनल तरीके से कराची जमात को के पूरे सोशल मीडिया का कैंपेन को लेके जा रहे हैं, उसने जो है हाफिज नईम की पूरी मेहनत को उजागर करने में, क्योंकि जाहिर है अब अल्टरनेटिव मीडिया का जमाना है, और अगर आप इसको जो है सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आप अपनी बात की तशहीर नहीं कर सकते। और अब जो है वो इस बात को जो है वो दुनिया भर में मुस्लिमा हो चुकी है कि पॉलिटिक्स के अंदर अल्टरनेटिव मीडिया की अहमियत बहुत ज्यादा हो गई है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो इससे ही जुड़ा चले एक सवाल कर लेते हैं। जैसे आपने अभी खुद कहा कि हाफिज नईम साहब की शख्सियत बड़ी डायनामिक है और बड़ा करिश्मा है उनके अंदर। तो जमात के अंदर अब आपसे सवाल रेलेवेंट थोड़ा बहुत है ही, आप तो शायद ना बता सकें, लेकिन जमात के अंदर ये ख्याल नहीं है कि जो मुल्की सतह पे जो आपकी जो कायद हैं आपके सिराजुल हक साहब, उनकी शख्सियत मतलब वो उतनी डायनामिक नहीं है और वो उतना वो इम्पैक्ट नहीं डाल पा रही जो कि डालना चाहिए एज ए सरबराह एक जमात के सरबराह को। तो उसकी रिप्लेसमेंट का कभी नहीं सोचा? क्योंकि जमात को इतना डाउन मुल्की सतह पे शायद मैंने कभी ना देखा हो, मुनव्वर साहब के ज़माना हो या उससे काजी हुसैन साहब का ज़माना हो। अभी ऐसा लगता है आपको कि मतलब अब आप पता नहीं इसका जवाब देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन जो डायनामिक शख्सियत है हाफिज नईम साहब की, तो वैसी शख्सियत आपको मुल्क में भी कोई तलाश करनी चाहिए, मुल्क की सतह मतलब टॉप पर। देखें, जमात का इस हवाले से जो है सबसे जमात के कारकुन को इस हवाले से बड़ी तसल्ली रहती है कि अगर खुदा ना खास्ता कि कभी कोई ऐसा जो है जमात के ऊपर कोई ऐसी जो है वो मामला आता है, मिसाल के तौर पर आज रात हम सोते हैं और हमें पता चलता है कि भाई खान साहब का इंतकाल हो गया, तो जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, तो पीटीआई का क्या हाल होगा? आज रात हम सोते हैं, पता चलता है कि भाई मियाँ साहब का इंतकाल हो गया, मरियम साहिबा का इंतकाल हो गया, तो पुष्पा नून लीग का क्या हाल होगा? यही पुष्पा पार्टी के साथ मामला देख लें, आप जिस तरह एमक्यूएम जो है वो अब अल्ताफ हुसैन के बाद जो है वो अपना वजूद तकरीबन खत्म हो चुका है। तो यही मामला लेकिन जमात के साथ नहीं है। तो अगर आपको कभी लगता है कि शायद सिराज साहब जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रहे उस तरह जिस तरह जमात पहले डिलीवर करती रही है या जमात को जैसा डिलीवर करना चाहिए, तो जमात के पास जो है वो हमेशा एक मौका रहता है कि वो जो है हर 4 साल बाद वहाँ एक इलेक्शन होते हैं और क़यादत तब्दील होती है। आपने देखा है कि सैयद मुनव्वर हसन साहब जो हैं वो जमात के अमीर बने और 4 साल बाद इलेक्शन हुआ तो वो भी मौजूद थे और सिराजुल हक साहब भी मौजूद थे। अरकान जमात ने ये सोचा, ये समझा या उनकी ये ख्याल था कि सिराजुल हक साहब जो 2 दफ़ा सीनियर वज़ीर रह चुके हैं केपीके में, एक भरपूर तरीके से जो है वो वहाँ की जो है एक अच्छा एक क्रेडिबल नेम बन चुके हैं दयानत के हवाले से, परफॉर्मेंस के हवाले से, तो मरकजी सतह पर उनको लेके आया जाए। तो अब इसके ऊपर 2 राय हो सकती हैं। एक राय ये हो सकती है कि वो जो है जमात को उसकी जो है वो असास पे वापस लेके आएँ, और एक ख्याल ये भी हो सकता है कि जो है वो जो है जमात के हवाले से उनको वो अवामी पज़ीराई नहीं मिल रही जो कि एक जमात के लीडर को या सैयद मदूदी रहमतुल्लाह अलैह की मनसब पे फाइज़ एक शख्स को हासिल होनी चाहिए। तो जमात के पास बहरहाल ये मौका हमेशा रहता है हर 4 साल के बाद कि वो जो है एक लीडरशिप अपनी तब्दील कर सके, और ज़ाहिर है हाफिज़ नईम साहब एक कारकुन की हैसियत से, रुकन की हैसियत से आगे बढ़ते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची बने, तो उनके पास आगे के इम्कानात भी जो है वो मौजूद हैं, जिस तरह सिराजुल हक साहब भी एक आम कारकुन से अमीर जमात बने। ठीक है, चलें इस पे मगर मज़ीद बात इस पे मैं ऐड कर दूं? जी, जी, प्लीज़, जी, प्लीज़। देखें, जब काजी साहब के बाद है ना, मैंने जमात की सियासत देखी थी कि काफी कहा जाता था काफी डाउन है, तो लोग खुद कहते थे कि सिराजुल हक जैसा बंदा आना चाहिए। उस वक्त ये राय थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ शायद काशिफ करेक्ट करेंगे, उस वक्त ये राय थी कि इनके पास है ना एक्टिव बंदा होना चाहिए सिराजुल हक जैसा। असल मसला ये है कि मींस अब इनके पास ऑप्शंस हैं, यानी अगर इन फ्यूचर इनके पास शायद ऑप्शन हो हाफिज नईम का और बाकियों का, तो जमात कंसिडर करें। लेकिन सिराजुल हक साहब को इसके असर आया था कि वो एक्टिव है, तो मेरे ख्याल से ये मैं ऐड कर दूं कि ये माजी में इसी वजह से लाया गया था कि वो एक्टिव मींस
हाँ, मतलब सही है, ये कह सकते हैं, आप कह सकते हैं। असल में एक इसके अंदर मैं अगर, क्योंकि मैं रुकन जमात तो बहरहाल नहीं हूँ, तो मैं खुल के भी थोड़ी इस पे बात कर सकता हूँ कि इसके हवाले से एक राय शायद ये भी थी कि मुनव्वर साहब जब अमीर बने तो काफ़ी लेट हो चुका था, यानी काजी साहब का जो ड्यूरेशन है वो बहुत लंबा हो चुका था। तो मुनव्वर साहब जब अमीर बने तो वो तकरीबन बुजुर्ग हो चुके थे, तो उनको काम करने के लिए वो बहुत ज़्यादा साल नहीं मिले। तो एक ये ख्याल था कि सिराज साहब को बूढ़ा ना किया जाए और सिराज साहब को मौका दिया जाए। तो सिराज साहब को एक अच्छी उम्र में जो है वो ज़िम्मेदारी मिली। अब इसके ऊपर दो राय बहरहाल हो सकती है कि वो सिराज साहब को वो पज़ीराई मिल सकी, जो जमात अरकान जमात का ख्याल था या नहीं। ठीक है। हाँ, बोले एक क्वेश्चन कर काशिफ भाई, एक सवाल है, यानी हम जब भी बलदियाती इलेक्शन देखते हैं उसके अंदर जमात की जमात कहीं भी होती है, कहीं भी हो पाकिस्तान के अंदर, जमात की मीन्स हमको ग्राउंड लेवल पर मेहनत भी नजर आती है, उनके जीतने के आसार भी नजर आते हैं, ऐसा नहीं होता कि ऐसा नहीं। लेकिन जो सूबाई लेवल पर या मीन्स नेशनल लेवल पर वो मामला नहीं है, यानी जमात बिल्कुल ही माइनस हो चुकी है। तो क्या आपको लगता है कि अगर कराची से आप जीत गए तो आपका जो इफेक्टिवनेस है सूबाई और नेशनल लेवल पर वो शायद बढ़ेगी, या डजंट मैटर नाउ, मींस आपको सिर्फ बलदियाती इलेक्शन के खुल के बात करूं कि जमात का जो वोटर था वो अर्बन मिडिल क्लास का एक पढ़ा लिखा अमूमन तौर पर कहा जाता था कि वोटर जमात का वोटर होता है, चाहे वो शहरों में हो या छोटे कस्बात में हो। तो वो जो है 2013 में एक वेव आई पीटीआई की, तो जमात का एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है उस तरफ शिफ्ट हो गया। तो वो यानी अगर आप 2013 से पहले के इलेक्शंस की तरफ जाएं तो जमात को आपको सिग्निफिकेंट पंजाब के अंदर भी नजर आती है, और एमएमए की शक्ल के अंदर लाहौर से भी 3 एमएनए थे, फैसलाबाद से भी एमएनए था, पिंडी इस्लामाबाद में भी जमात बहुत मजबूत थी। काशिफ भाई, एक मिनट जरा रोक के मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करूं, फिर आप अपना जवाब तफसील से दीजिएगा कि पॉलिटिक्स में ये होता है ना कि आप इस सारे इंग्रेडिएंट्स आपको ऐड करने पड़ते हैं। अगर आप इमरान खान को देखें तो वो एक सुबह जो ना मौलाना तारिक जमील साहब के साथ एक सिटिंग रखते हैं, उसकी तस्वीर उसकी वीडियो अपलोड करते हैं और लोगों को पता लगता है भाई देवबंदी सारे साथ हो गए। फिर वो ना उसी शाम या अगले शाम को जो एक मज़ार पे जाके चादर चढ़ा देते हैं, सारे बरेलवियों को अपने साथ कर लिया। फिर अगली सुबह जो ना वो ड्राइंग रूम का अपना एक पिक्चर अपलोड करते हैं जिसमें कुत्ता सामने बैठा हुआ है, तो कुत्ता एक इम्प्रेशन देता है भाई ये लिबरल हैं, ड्राइंग रूम बेडरूम में कुत्ते शुत्ते, ये वो लिबरल जो तबका है वो थोड़ा सा साथ है। तो यानी हर तरह के लोगों को अपने साथ, अगर आप इनके जलसे में भी देखें तो नातिया मुशारे से लेकर जो है ना पॉप म्यूजिक और कॉन्सर्ट सारे टच आपको मिल जाते हैं। तो अच्छा, दूसरी तरफ अगर जमात को आप देखें तो जमात का एक औरा जो बना हुआ है वो ये कि देवबंदी जो है ना इसको वोट देगा, शिया इसको वोट नहीं देगा, बरेलवी इसको नहीं देगा, जो लिबरल टाइप के लोग हैं इस तरह के लोग चूंकि जमात इस्लामी है तो वो उसको वोट नहीं देंगे। और जमात मतलब फिर एक आपने एक मखसूस तबके को वो कर लिया कि भाई यही आपको वोट देंगे। तो नहीं फिर तो भाई जमात का जो एमएमए बनती है तो जमात के जो हमारा जो इख्तिलाफ होता है एमएमए के हवाले से वो यही होता है कि फिर हम कॉर्नर हो जाते हैं। और बदकिस्मती से हुआ ये कि काजी साहब के दौरे इमारत में जमात के ऊपर ये ठप्पा लगा कि ये देवबंदी ऑर्गेनाइजेशन है, हालांकि ऐसा नहीं था। अगर जो हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज हुई तो उसका नतीजा ये हुआ कि जमात भी किसी हद तक एक देवबंदाइज्ड हो गई। लेकिन अगर आप जहाँ तक 1970 मैंने सुना है कि जमात इस्लामी में कोई शिया बंदा रुकन नहीं बन सकता। नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा मैं नहीं है। इसकी आपको 2-3 इसकी मिसालें भी देता हूँ। जो 1970 82 81 की जो अगर आप इस्लामी जमीयत तलबा के कराची यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस देखें, उसकी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी आज भी। तो वो जब आप इलेक्शंस देखते हैं तो आपको पता चलता है कि एक प्रोग्रेसिव इस्लामिस्ट पार्टी जो है वो आपको नजर आएगी, जिस तरह अन्नुधा है, जिस तरह जो है तरक्की की इस्लामिक पार्टी है, जिस तरह इख्वान या जिस तरह हमास है। तो वो प्रोग्रेसिव इस्लामिक पार्टी थी, लेकिन 80 में जब हमारी सोसाइटी जो है वो रेडिकलाइज होती चली गई तो जमात भी मुख्तलिफ कॉर्नर्स में ब्रैकेट होती चली गई। लेकिन अगर आपको कराची जमात को देखें तो कराची जमात के जो मामलात उसको तमाम ज़माने में बाकी पाकिस्तान की जमात से बेहतर है। और अब जो है वो हाफिज नईम साहब की जो पूरी मूवमेंट है उसके अंदर आपको देखें कि उसके अंदर जो है वो आपको खवातीन एंकर्स की भी आज वीडियोस नजर आ रही होंगी कि जो फला एंकर ने जो है जमात की हिमायत की है।
और अब आपको ये नज़र आएगा कि जो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, उनमें आपको जो है वो कोई जो है वो किसी आईबीए का ग्रेजुएट भी है नज़र आएगा, कोई लम्स का ग्रेजुएट भी नज़र आएँगे, कोई जो है वो ख़वातीन भी नज़र आएँगी। वो ख़वातीन भी नज़र आएँगी जो शरई पर्दा नहीं करती हैं, जैसे हमारे यहाँ ब्रैकेट में शरई पर्दा कहा जाता है, या वो ख़वातीन भी नज़र आएँगी जो शरई पर्दा भी करती हैं। शिया के हवाले से कह रहे हैं, हमारे शिया कैंडिडेट हैं, मेरे साथ जो यूसी मौजूद है, वहाँ पर जो है जो काउंसलर के उम्मीदवार हैं वो शिया हैं, अहले तशय्युई हैं, और वो उनका दर्स कुरान होता है बाज़ाब्ता, वो हमारे हलके के ही हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो जो हमारे हलके का दर्स कुरान है वो कंडक्ट करते हैं। तो इसी तरह जो है वो रुकन के हवाले से मुझे नहीं पता कि कोई रुकन अहले तशय्युई है या नहीं है, लेकिन पाबंदी है ये ठीक नहीं है। और दूसरी शिया वैसे बहुत हैं जमात में। अच्छा, मैं इस हवाले से बात करूँ कि डोर टू डोर कैंपेन का मुझे मौका मिला अभी पिछले दिनों, बल्कि अभी भी हमारी चल रही है। तो 9-10 मुहर्रम का दिन था और हम एक गली से गुज़र रहे थे, तो जो मोहल्ले के 2-3 लोग हमें वहाँ से जो है मीटिंग्स करवा रहे थे लोगों के डोर टू डोर दरवाज़े पे। तो उन्होंने कहा कि ये अहले तशय्युई की यहाँ पे बहुत सारे भाइयों के घर हैं और 9-10 मुहर्रम का दिन है। तो यहाँ आप ना जाएँ, टाइम भी वेस्ट होगा और मुनासिब भी नहीं है। तो मेरा ये ख़्याल था कि हमें जाना चाहिए। तो जब हम गए, तो यकीन मानिए कि वो जो रिस्पॉन्स हमें अहले सुन्नत की के यहाँ से मिल रहा था, उससे कहीं ज़्यादा जो है वो हमें पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिला। हमारे एक भाई हैं, वो उन्होंने तो दरवाज़ा खोलने के बाद अपनी अहलिया को, अपनी जो है बच्चियों को, बच्चों को, सबको बाहर बुला लिया और उसके बाद सबसे मुलाकात कराई हमारी, और यानी 9 मुहर्रम की बात कर रहा हूँ मैं। उस दिन उन्होंने पूरी फैमिली उनकी बाहर आ गई जब हमने बताया कि हम जमात इस्लामी की तरफ से आए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों ने तो तय कर लिया हाफ़िज़ नईम को वोट डालेंगे, और उन्होंने सबसे हमारी मुलाकात कराई और उसके बाद फिर उन्होंने हमारे साथ सेल्फियाँ बनवाई। तो ये इसी तरह मैं आजकल जो है क्योंकि इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो मैं जो हूँ वो स्टेटस भी लगा रहा होता हूँ। तो मेरे जो जितने भी जो दोस्तों में जो अहले तशय्युई दोस्त हैं मेरे, उनकी तरफ से जो है वो मैसेज आ रहा होता है कि भाई हमने तय कर लिया है इस दफ़ा जो है हाफ़िज़ नईम साहब को जो है हम वोट डालेंगे। तो वो जो बैरियर्स हैं, वो सारे बैरियर्स मुझे लगता है कि हाफ़िज़ नईम साहब ने तोड़ दिए। नहीं, कराची के हवाले से तो यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन मुल्क में कुछ ऐसा लग रहा था। अच्छा चलें, मैं अपने पहले सवाल की तरफ आता हूँ, हमारे पास 10 मिनट रह गए हैं, एक सवाल मैं करता हूँ। अभी जैसे हमारी सबसे पहला जो सवाल हमारा था कि आपको मौका कैसे देंगे वफाक वाले और सूबे वाले, जबकि आप उनके अगेंस्ट हैं। ज़ाहिर बात है, आप जीतेंगे तो उनके लिए एक थ्रेट बन जाएँगे। सूबे में ही बन जाएँगे, कराची में तो बन ही जाएँगे और मुल्क में ही बन जाएँगे, तो वो आपको क्यों मौका देंगे? तो आपने ये कहा कि 3 जो शोबे ऐसे हैं जिसमें पानी का शोबा, सफाई का शोबा और गटर का शोबा, इसमें आपको कोई रुकावट नहीं है, वो उसमें आप खुल के काम करेंगे, उसमें आप बहाने नहीं बना सकते, और ऐसा आपने बोला। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि ये तीनों शोबे एक ज़माने से चल रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं। यानी कि इन शोबों में लोग तनख्वाहें ले रहे हैं और घर बैठ के तनख्वाहें ले रहे हैं और काम नहीं कर रहे। आप जैसे ही अचानक आएँगे और इन तीनों शोबों के लोगों को बोलेंगे, भई अब आप तुम्हारा आराम का वक़्त खत्म हो गया, 15 साल बहुत हो गए, उठो निकलो और चलो गटर साफ करो और सफाई करो। तो कितना आपको अंदाज़ा है कि आपको आगे से कितना जो है ना मतलब यानी कि नेगेटिव रिस्पॉन्स आ सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है? ज़ाहिर बात है, वो अकेले तो नहीं होंगे, उनके पीछे पूरी उनकी टीम होगी, फिर एक यूनियन भी होगी, फिर वो सारा कुछ होगा। फिर वो रोड़े अटकाने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं कि आपको इन चीज़ों में फँसा दिया, उन चीज़ों में ज़ाहिर बात है, आप मैनेजमेंट में तो नहीं है उनके। वो रोड़े किसी तरह भी अटका सकते हैं, कोई भी चीज़ें कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को कैसे आप वो करेंगे? क्योंकि ज़ाहिर बात है, एक पूरा निज़ाम है सफाई वालों का, तो उनकी यूनियन भी होगी, ज़ाहिर बात है। वो चाहेगी तो नहीं कि वो जो घर बैठे तनख्वाह मिल रही थी, अब जाके सड़कों पे काम करके तनख्वाह मिले। अच्छा, इसमें जो ये जो घर बैठ के जो ये लोग काम कर रहे थे होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूनियन और ये लोग खुद तय कर लेते हैं कि अब हमें घर पे बैठ के काम करना है और हमें जो है ना वो जो है जो है ये सारी चीज़ें हटारामी करनी है। इसके अंदर ज़ाहिर है पूरा एक पूरा ऊपर से लेके नीचे तक जो है वो सारे जो केएमसी का अमला है वो सारा मुलव्वस होता है। इसके अंदर जो वो जो भी इलेक्टेड बॉडीज़ होती हैं वो भी जो है किसी न किसी सतह पे जो है वो अमल दखल उनका होता है। जमात के पास ये एक्सपीरियंस रहा है नअमतुल्लाह खान के ज़माने में कि इन तमाम लोगों से काम लिया गया है। और बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो इस वक़्त जमात के पैनल से इलेक्शन लड़ रहे हैं जो कि
पहले भी जो है वो ये नेमतुल्लाह खान साहब के ज़माने में काम कर चुके हैं। तो उनका एक्सपीरियंस है, कुछ फ्रेश लोग हैं, ये सारे लोगों को इन्हें पता है कि इन लोगों को किस तरह से जो है वो मैनेज करना है। ये तो रुकावटें बहुत ज़्यादा आएँगी और इन रुकावटों के साथ ही काम करना है। ज़ाहिर है जब आपके पास इख्तियार होगा तो आप मुख्तलिफ तरीके से इनको डील कर सकते हैं। जो रोड़े ये अटकाएँगे या नहीं आते हैं या जो है वो बहाने बनाते हैं, वो सारी चीज़ों को चेक करने का मैकेनिज़्म तो बनाना होगा। देखें, जब आपको इख्तियार मिलता है तो फिर यही तो आपकी जो है वो मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं ठीक कि है। आप किस तरह से इन तमाम चैलेंजेस का जो है वो मुकाबला करते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो फिर आप घर बैठे हैं, आप मज़े करें। नहीं, नहीं, काशिफ नहीं। भाई एक सवाल है मेरा, जी, जी, वो ये प्लीज़। है कि मीन्स एक कंसर्न जो वकार का था कि पीपल्स पार्टी के साथ मामलात क्या होंगे। मेरा ज़ाती राय है, वो उस पर आप मीन्स तबसरा कर सकते हैं कि जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी के साथ ज़्यादा अच्छे वर्किंग रिलेशन बना सकती है बनिस्बत एमक्यूएम के और या पीटीआई के, क्योंकि वो उनको वैसा थ्रेट नहीं करती मीन्स नेशनल या सूबाई सतह पर जिस तरीके से बाकी दूसरी पार्टीज करती हैं कि और नॉर्मली भी आप लोगों का रिलेशन वैसे अच्छा है, यानी आपकी पर्सनल तरक्कियां नहीं है माजी की, तो आप मीन्स आप अपना कमेंट है कि पीपल्स पार्टी के साथ वर्किंग रिलेशन क्यों। पर्सनल पर्सनल तलखियां तो इस वक्त किसी के साथ नहीं है जमात की। मैं अगर अपनी यूसी की हद तक नहीं, बात करूं तो मेरे वो इस वक्त जो नहीं, है ज़ोहेब भाई ये कह रहे हैं कि मतलब एज़ कंपेयर टू एमक्यूएम और पीटीआई बिल्कुल, मैं आपका ज़्यादा इसी करीब है। इसी तरफ आना चाह रहा था, इसी तरफ आना चाह रहा था कि अब देखें, पर्सनल तलखियां तो हमारी किसी के साथ नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ देखें, पीपल्स पार्टी के तमाम इख्तिलाफात और तमाम चीजें अपनी जगह, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो ये बहरहाल ये लोग सियासी लोग हैं और इनके साथ काम हो सकता है और इनके साथ बातचीत भी हो सकती है और मुख्तलिफ कहीं पे आपको इनको फोर्स करना पड़ता है, कहीं इनको जो है वो आपको जो है वो बातचीत के ज़रिए मान लेते हैं। तो मेरा भी जो इंटरेक्शन रहा है अभी पिछले दिनों पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ, तो बहरहाल ये सियासी लोग हैं और इनके साथ डील किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये जो है वो इनके साथ डील नहीं कर सकते। मेरे ख़्याल से इनके मुकाबले में पीटीआई के साथ डील करना ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है जी, ठीक है ज़ोहेब भाई, फिर बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। हम तो बस अभी ये चाहते हैं काशिफ भाई के कराची किस तरह दुरुस्त हो जाए और मैं तो ऐसे कराची। वकार वकार जी, एक 5 मिनट का है। जी, जी, जी। अगर 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 तो आप दोनों बता दें कि पाकिस्तान में शराब की क्या सूरत है, यार मैं तो बाहर बैठा हुआ हूँ और कोई न्यूज नहीं है, तो मीडिया बिल्कुल काशिफ भाई का खामोश है, मैंने आज कोई सुना न्यूज नहीं है। था और ये बड़े और वरीड थे। मुझे मैं कुछ भी वीडियोस मिली है जिसमें फैमिलीज पूरी फैमिली कराची की जो बह गई, तो आप लोग कुछ वो वैसे डिटेल माने सच बात ये है कि वाकई इस वक्त सैलाब पूरे मुल्क में आया हुआ है और कौम लगी हुई है किसी तरह जो है शहबाज गिल को बाहर निकालने में। शहबाज गिल की क्या अहमियत है कि लोगों की लाशें बह रही हैं, सामान तो छोड़ें, उनका जो घर वर बह गया है वो तो अपनी जगह पे, लोग मतलब लाशें नहीं मिल रही। और अभी कल एक फैमिली का बता रहे हैं कि पूरी फैमिली बह गई है, मलिर उसमें ड्राइवर समेत लाश अभी तक नहीं मिली। यानी इतनी बुरी कंडीशन हुई हुई है। तो अब बाकी अभी ये तो पूरे मुल्क के लिए एक बहुत मतलब यानी कि परेशान होने वाली बात है कि हम सबको इस तरफ लगना चाहिए, क्योंकि मतलब इस नुकसान से बचने के लिए या जो हो चुका है उससे बाहर आने के लिए भी सालों लगेंगे। तो अल्लाह हिफाजत करे। काशिफ भाई कुछ ऐड करना चाहें? वक़ार भाई, मैं इसमें कहूँ कि इंटरनेशनल मीडिया को मैं देख रहा था तो बीबीसी की भी ये हेडलाइन थी सैलाब के हवाले से और बाकी दुनिया अल जज़ीरा की भी जो है ना वो मेन पेज पे पाकिस्तान के अंदर सैलाब के हवाले से हेडलाइन थी। जब पाकिस्तान के मीडिया की तरफ आते हैं तो हमारा मीडिया जो है वो इस हवाले से बिल्कुल खामोश है। होंगी कुछ खबरें, लेकिन प्राइम टाइम जो है वो एक नॉन इश्यू को दिया हुआ है और ये अभी का मामला नहीं है, मुस्तकिल मामला है। इस चीज़ पर भी हमें एक डिस्कशन ज़रूर करनी चाहिए। बिल्कुल और करनी चाहिए। दूसरी, सैलाब के हवाले से जो है वो जो बलूचिस्तान के मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक़्त गंभीर हैं। कराची में जो कॉज़वे पे जो मामला हुआ, जो शादमान नाले पे मामला हुआ, वो भी बहुत ज़्यादा जो है तवज्जो के लायक है कि वो कॉज़वे पे जो इस तरह का हादसा हुआ है, पूरी गाड़ी बह गई। बिल्कुल, बिल्कुल। वो मैं अपनी एक छोटी-सी बात डिस्कशन का इसमें विषय ऐड है। करूँ, छोटी-सी बात मैं इसमें ऐड करूँ, 13 लाइव्स एक मूवी है, अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है। आपने शायद कभी किसी ने सुना हो उसके बारे में, देखिएगा ज़रूर। और बहुत ज़बरदस्त मूवी है। 2018 में 13 बच्चे फँस गए थे, जल्दीली सुना रहा हूँ, एक गार के अंदर थाईलैंड में। उनको निकालने, उन 13 बच्चों को निकालने के लिए उन्होंने 5000 बंदे पूरे दुनिया से इकट्ठे किए, बेहतरीन डाइवर और सारा कुछ, और बहुत लंबा उन्होंने उस पे खर्चा किया। उन 13 बच्चों को ज़िंदा निकाल लिया।
वो केव जो था तकरीबन कोई 4.5 किलोमीटर अंदर तक जाके फंस गए थे। वो 13 लाइव्स आप देखिएगा, मेरे पास आपको मिल जाएगी। तो आप सोचें कि मतलब इंसानी जान की क्या वैल्यू है। मुझे तो यकीन करें, ये जो आपने शादमान वाला वाकया बताया, यकीन करें मैं 2 दिन तक मेरी तबीयत खराब रही थी यार। बच्चा किसी का बह गया नाले में यार, और मतलब कोई बंदा वहां मौजूद नहीं है, कोई आंख पोंछने, वो आंसू बेटी पोंछने, बेटी खड़े का हो जाना आलम चाहिए ये लोगों है, को वहां पे जाके यार। जब तक निकलेगा नहीं बेटी हम का उठेंगे आलम नहीं यहाँ से। मतलब कोई तो कंसर्न बेटी का आलम ये है बेसी कि है। कौमी सतह का और कराची सतह का पार्टियों के लीडर्स उनके घरों पे नहीं गए, ताज़ियत नहीं की, बयानात नहीं आए। बस मतलब बेसी का आलम। अभी अफगानिस्तान का एक वाक़या अभी आपने जो ये बताया कि वहाँ एक बच्चा जो फंस गया था, गार में था या सुरंग के अंदर गिर गया था, या कोई इस तरह का कोई वाक़या हुआ था। तो वो जो उनके वज़ीर दिफा हैं, मुल्ला उमर के साहबजादे हैं, वो याकूब, तो वो हेलीकॉप्टर से वहाँ पहुंचे हुए थे और वो कोई 1000-2000 अफराद जो है उसको निकालने के लिए मुख्तलिफ किस्म की मशीनियाँ इस्तेमाल कर रहे थे। तो उनसे भी इख्तिलाफात हमारे हो सकते हैं वहाँ की हुकूमतों से, हुकूमत से, लेकिन उन्होंने एक जान को अहमियत दी, जो एक पॉजिटिव जो है वो उनका एटीट्यूड था। हमारे यहाँ जो है वो इंसानी जान की अहमियत नहीं है, हमारे यहाँ जो है वो शोबदेबाजी की अहमियत है, पता नहीं बाजी किन है, किन बस एक चीज़ों की। वाकया है, एक वाकया था, एक हेडलाइन ब्रेकिंग न्यूज आई, आके चली गई। बस अल्लाह जी हिफाजत करे। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक काशिफ भाई, इंशाल्लाह फिर अब आपको चेयरमैन बने तो फिर हम आपके ऑफिस में आके मिठाई उठाई खाते हैं आपसे। पता नहीं जमात इस्लामी में मिठाई का रिवाज है कि बिरयानी का है या कुछ भी नहीं, नहीं है। नहीं, क्या देखिए है? जमात इस्लामी में मिठाई का भी रिवाज है और सेलिब्रेट करने का भी रिवाज है। मैं हाँ लोगों से यही कहूंगा, मैं जाते जाते छोटी सी बात ये कहूंगा कि जो है वो कराची के इस वक्त जो है वो कराची को जो है वो कराची की आप लोगों की जरूरत है, और सोच समझ के फैसला करें। किसी हवा में ना बहें, किसी जो है वो एक नारों में ना बहें, पर्सनैलिटी के जो है वो उसके अंदर ना आए। ये देखेंगे कि कराची के लिए क्या बेहतर है और उस हवाले से अपना वोट कास्ट करें। निकलें ज़रूर, वोट लाज़मी कास्ट करें, क्योंकि जब आप निकलते हैं तो उसके बाद आपका नतीजा नहीं बदला जा सकता। जब बड़े पैमाने पे 60-70% के करीब जो है वोट पोल हो जाए, तो फिर धांधली नहीं हो सकती। फिर कोई कोई भी कुव्वत जो है वो लोगों के फैसलों को बदल नहीं सकती। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जोएब भाई, थैंक यू काशिफ भाई। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आपसे। थैंक यू, ओके, ओके, अस्सलाम वालेकुम।